हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज देखते हैं इकोनॉमिक्स का 9वां दिन का सेट। ठीक है, तो जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। करा राष्ट्रीय आय की गणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करा राष्ट्रीय आय की गणना के माध्यम से अर्थव्यवस्था की वास्तविक क्षमता का पता चलता है। राष्ट्रीय आय की गणना द्वारा अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों के लिए प्राथमिकता तय करने एवं इनके बीच संतुलन स्थापित करने में सहायता मिलती है। राष्ट्रीय आय की गणना द्वारा गरीबी निवारण एवं रोजगार सृजन कार्यक्रम के लक्ष्य निर्धारण तथा मुद्रास्फीति के संबंध में वास्तविक स्थिति का पता लगाने में सहायता मिलती है। तो राष्ट्रीय आय की गणना के संदर्भ में यहाँ पे तीनों कथन सही है, हो जाएगा सभी तीनों कथन सही है, ऑप्शन सी। तो फिर से आप यहाँ देख सकते हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना के माध्यम से अर्थव्यवस्था की वास्तविक क्षमता का पता चलता है। राष्ट्रीय आय की गणना द्वारा अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों के लिए प्राथमिकता तय करने एवं इनके बीच संतुलन स्थापित करने में सहायता मिलती है। राष्ट्रीय आय की गणना द्वारा गरीबी निवारण एवं रोजगार सृजन कार्यक्रम के लक्ष्य निर्धारण तथा मुद्रास्फीति के संबंध में वास्तविक स्थिति का पता लगाने में सहायता मिलती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं थोड़ा सा और है कुछ कि राष्ट्रीय आय की गणना के माध्यम से अर्थव्यवस्था की वास्तविक क्षमता का पता चलता है। इसके माध्यम से अर्थव्यवस्था की उपलब्धियों का भी मूल्यांकन किया जाता है। दूसरा है राष्ट्रीय आय की गणना द्वारा अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों के लिए प्राथमिकता तय करने में एवं इनके बीच संतुलन स्थापित करने में सहायता मिलती है। इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है, यहाँ देख सकते हैं राष्ट्रीय आय की गणना द्वारा गरीबी निवारण एवं रोजगार सृजन कार्यक्रम का लक्ष्य निर्धारण तथा मुद्रास्फीति के संबंध में वास्तविक स्थिति का पता लगाने में सहायता मिलती है। इसके साथ ही सरकार के वास्तविक राजस्व प्राप्ति एवं खर्च के संबंध में भी सही अनुमान लगाया जा सकता है। आगे देखते हैं। करा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना में केवल उन्हीं सेवाओं को शामिल किया गया है जिन्हें मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है। दूसरा है देश के काले धन की मात्रा अधिक है। क्षेत्रीय समानताओं की अधिकता होने के कारण प्रतिदश सर्वेक्षण विधि से एकत्रित सूचनाएं गलत हो जाती है। ठीक है, करा भारत में उद्योग के अनुसार राष्ट्रीय आय के आंकड़े शामिल करने की प्रवृत्ति नहीं है। तो यहाँ एक चीज़ ध्यान देना है कि हमने जो क्वेश्चन सेट किया उसके अनुसार केवल 2 सही किया है। यहाँ पे होगा भारत में उद्योगों के अनुसार राष्ट्रीय आय के आंकड़े शामिल करने की प्रवृत्ति नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी सही। आगे देखते हैं। तो इसमें तो वही चीज़ है। तीसरा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को ही जोड़ा जाना चाहिए। दूसरा है उत्पादन प्रक्रिया में सम्मिलित मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को नहीं जोड़ा जाना चाहिए, अन्यथा दोहराव की स्थिति उत्पन्न होगी। चौथा है यहाँ के उपभोक्ता एवं पूंजीगत दोनों वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों को जोड़ा जाना चाहिए। चौथा है राष्ट्रीय आय की गणना बाजार लागत पर की जानी चाहिए। तो ये चारों कथन फिर यहाँ पे फिर से राष्ट्रीय आय के बारे में है। ठीक है, राष्ट्रीय आय की गणना के बारे में है। तो यहाँ पे देखना है कि केवल अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य को ही जोड़ा जाना चाहिए, ये कथन सही है। उत्पादन प्रक्रिया में सम्मिलित मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को नहीं जोड़ा जाना चाहिए, अन्यथा दोहराव की स्थिति उत्पन्न होगी, ये बात भी सही है। ये दोनों कथन सही है। कह रहा है उपभोक्ता एवं पूंजीगत दोनों वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य को जोड़ा जाना चाहिए। उपभोक्ता एवं पूंजीगत दोनों वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य को जोड़ा जाना चाहिए, यहाँ ये सही है। लेकिन राष्ट्रीय आय की गणना साधन लागत पर की जानी चाहिए, ये कथन सही होगा। यहाँ पे बाजार लागत है तो 3 सही है, इसलिए केवल 3 हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। करा केवल अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य को ही जोड़ा जाना चाहिए, सही है। उत्पादन प्रक्रिया में सम्मिलित मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को नहीं जोड़ा जाना चाहिए, अन्यथा दोहराव की स्थिति उत्पन्न होगी। करा उपभोक्ता एवं पूंजीगत दोनों वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य को जोड़ा जाना चाहिए, ये बात भी सही है। चौथा है राष्ट्रीय आय की गणना साधन लागत पर की जानी चाहिए, ये बात भी सही है। तो ऑप्शन यहाँ पे ये यहाँ ऑप्शन की बात नहीं है। आगे देखते हैं। चौथा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय का एक विभाग है। CSO द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय के आकलन हेतु अर्थव्यवस्था को 3
क्षेत्रों तथा 9 उप क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। तीसरा है CSO द्वारा वर्ष 1956 से प्रतिवर्ष राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी पत्रिका प्रकाशित की जाती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है? तो यहाँ ध्यान देना है कि ये पहला कथन जो है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय का एक विभाग है। और तीसरा है CSO द्वारा वर्ष 1956 से प्रतिवर्ष राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी पत्रिका प्रकाशित की जाती है। दोनों कथन सही है। तीसरा है CSO द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय के आकलन हेतु अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में तो बांटा गया है, लेकिन 14 उप क्षेत्रों में बांटा गया है, ये ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके अनुसार जो है आंसर हो जाएगा, केवल 2 कथन सही है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे वही 14 उप क्षेत्रों को याद रखना है। करें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमेरिका ने पहली बार राष्ट्रीय नियोजन का विचार रखा तथा इसे अपनाया। भारतीय संविधान में आर्थिक तथा सामाजिक नियोजन का उल्लेख 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2, ना तो 1 और नहीं 2। तो करें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अमेरिका ने पहली बार राष्ट्रीय आयोजन को नहीं अपनाया था, ये हो जाएगा आंसर, रूस ने अपनाया था, ठीक है ना, ये रूस ने अपनाया था। तो रूस ने अपनाया था, तो ये पहला तो गलत है, तो ये आंसर हो जाएगा, केवल 2 सही है, ठीक है। ये जो है भारतीय संविधान में आर्थिक तथा सामाजिक नियोजन का उल्लेख 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो यही याद रखना है, सोवियत संघ जो है पहली बार राष्ट्रीय नियोजन का विचार रखा था तथा इसे अपनाया भी था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? आदेशात्मक नियोजन एक केंद्रीकृत व्यवस्था है जिसमें राज्य एवं सरकारी संस्थाओं का व्यापक एवं प्रत्यक्ष हस्तक्षेप होता है। करा निर्देशात्मक नियोजन एक विकेंद्रीकृत व्यवस्था है जिसमें राज्य एवं सरकारी संस्थाओं का नियोजन में सांकेतिक एवं परोक्ष हस्तक्षेप होता है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि आदेशात्मक नियोजन एक केंद्रीकृत व्यवस्था है जिसमें राज्य एवं सरकारी संस्थाओं का व्यापक एवं प्रत्यक्ष हस्तक्षेप होता, सही है। फिर है निर्देशात्मक नियोजन एक विकेंद्रीकृत व्यवस्था है जिसमें राज्य एवं सरकारी संस्थाओं का नियोजन में सांकेतिक एवं परोक्ष हस्तक्षेप होता है, ये भी सही है। इस प्रकार से ऑप्शन सी केवल 1 और 2 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, आदेशात्मक नियोजन एक केंद्रीकृत व्यवस्था है जिसमें राज्य एवं सरकारी संस्थाओं का व्यापक एवं प्रत्यक्ष हस्तक्षेप होता है। इस नियोजन में केंद्रीय स्तर पर एक शीर्ष संस्था होती है जो योजनाओं के निर्माण एवं उसके क्रियान्वयन को सुनिश्चित करती है। इस मॉडल में निर्णय की प्रक्रिया केंद्रीकृत होती है, इसीलिए इसे केंद्रीकृत नियोजन भी कहा जाता है। दूसरा है निर्देशात्मक नियोजन एक विकेंद्रीकृत व्यवस्था है जिसमें राज्य एवं सरकारी संस्थाओं का नियोजन में सांकेतिक एवं परोक्ष हस्तक्षेप होता है। इसमें सरकार केवल नीतियाँ बनाने का कार्य करती हैं तथा इसका क्रियान्वयन निजी क्षेत्रों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, और भी है। भारतीय नियोजन की पहली रूपरेखा को प्रस्तुत करने के श्रेय किसे जाता है? एम विश्वेश्वरैया, एन सुब्बा राव, डॉक्टर PS लोकनाथ और DKN सी। तो ये आंसर हो जाएगा एम विश्वेश्वरैया, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। करें निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एम विश्वेश्वरैया है, एन सुब्बा राव है, डॉक्टर PS लोकनाथ है, KN सी है, और उसके सामने उनकी आर्थिक बुक है। तो एम विश्वेश्वरैया प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, एन सुब्बा राव सम एस्पेक्ट्स ऑफ प्लानिंग, DPS लोकनाथ प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, KN सी आर्थिक पुनर्निर्माण। तो यहाँ पे सभी चारों युग्म सही, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं, एम विश्वेश्वरैया प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, एन सुब्बा राव सम एस्पेक्ट्स ऑफ प्लानिंग, डॉक्टर PS लोकनाथ प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग और KN सी जो है आर्थिक पुनर्निर्माण से संबंधित है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आर्थिक नियोजन से संबंधित योजना और प्रतिपादक। तो यहाँ कांग्रेस योजना है, गांधीवादी योजना है, जन योजना है, सर्वोदय योजना है। तो कांग्रेस योजना को प्रतिपादित GRD टाटा ने नहीं किया था, गांधीवादी योजना को श्रीमन नारायण ने किया था, जन योजना को जयप्रकाश नारायण ने नहीं किया था, सर्वोदय योजना को MN राय ने नहीं किया था।
तो क्या क्या था, कांग्रेस योजना को सुभाष चंद्र बोस ने इसके प्रारूप को तैयार किया था, तो प्रतिपादक वही माने जाएंगे। अध्यक्ष इसके बनाए गए थे कांग्रेस योजना को जवाहरलाल नेहरू। फिर कह रहे गांधीवादी योजना श्रीमन नारायण, जन योजना को यहाँ एम.एन. रॉय हो जाएगा, और सर्वोदय योजना का जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही सही हो रहा है, तो एक ही गुण सही हो जाएगा, केवल एक यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कांग्रेस योजना सुभाष चंद्र बोस, गांधीवादी योजना श्रीमन नारायण, जन योजना एम.एन. रॉय, सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण। इस प्रकार से ये सही हो जाएगा। कारण निम्नलिखित में से किस योजना का लक्ष्य राष्ट्रीय आय में 3 गुनी तथा प्रति व्यक्ति आय में 2 गुनी वृद्धि करना था। तो यहाँ है गांधीवादी योजना, जन योजना, बॉम्बे योजना, कोलंबो योजना। तो निम्नलिखित में किस योजना का लक्ष्य राष्ट्रीय आय में 3 गुनी तथा प्रति व्यक्ति आय में 2 गुनी वृद्धि करना था। तो ये आंसर होगा बॉम्बे योजना में ऐसा प्रावधान था। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, करा है बॉम्बे योजना, बॉम्बे प्लान। इस योजना का प्रतिपादन जनवरी 1944 में मुंबई के उद्योगपति द्वारा किया गया। प्रतिपादक उद्योगपति इसके थे टोटल 8 का नाम यहाँ देख सकते हैं। पुरुषोत्तम दास ठाकुर, जॉन मथाई, जे.आर.डी. टाटा, घनश्याम दास बिरला, श्री राम सेठ, श्री कस्तूरी लाल भाई, एडी स्टॉप, सर आरदेशील दलाल। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रकाशन वर्ष है जनवरी 1944। अवधि है 10 से 15 वर्ष। उद्देश्य या लक्ष्य राष्ट्रीय आय में 3 गुनी तथा प्रति व्यक्ति आय में 2 गुनी वृद्धि करना। प्रणाली है पूंजीवादी और प्रस्तावित व्यय है 10,000 करोड़ रुपये था ये। ठीक है, तो आज हमने 10 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से देख लिया। तो मिलते हैं अगले दिन साइंस के क्वेश्चन के साथ। आज भर के लिए इतना ही। इसी प्रकार हमारे चैनल पर बने रहे, वीडियो को शेयर करते रहे, लाइक कमेंट करते रहे। धन्यवाद।